वो काली घटाएं हैं, मैं बरसात बनना चाहता हूँ। वो चांद है, मैं उसकी रात बनना चाहता हूँ। वो दिल का एक राज है, मैं उसकी बात बनना चाहता हूँ। वो बनारस का शहर है, मैं 80 घाट बनना चाहता हूँ। जैसे ही मेरा एफकेट क्लियर हुआ, तो मैंने अपना मार्क्स देखा, विच वाज 180। फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था उसी समय से। एंड कॉन्फिडेंट इज द मोस्ट एसेंशियल, और वी कैन से दैट द बैकबोन ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। उसके बाद फिर मैंने एफडीए में आया, पोस्ट डिफेंस एकेडमी में। तो फिर एफडीए में आया, तो फिर उसने मेरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया और एक्सेलरेट कर दिया प्रोसेस को। स्टोरी में स्टार्टिंग में जो होते थे कैरेक्टर्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करता था, या फिर मैं इसमें बनाता था, पास्ट टेंस से बनाता था स्टोरीज को। सर ने कहा कि प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो सर जीपी जो होती है कि वो बहुत टफ होती है अगर आपको उसका पता नहीं है कि इसको कैसे करना है, लेकिन बहुत सिंपल हो जाती है जब आपको पता चल जाता है कि इसको कैसे करना है। फ्रेंड्स, एसएसबी इंटरव्यू में बच्चे रिकमेंडेशन हासिल करते हैं और उसके बाद में एक बड़ी चीज जो रहती है मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट के अंदर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और बहुत बड़े परिश्रम के बाद ही हासिल होता है। आज के वीडियो में हमारे साथ में विकास कुमार सिंह, जिन्होंने एफकेट एंट्री से ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल किया है। सबसे पहले विकास, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। विकास, ये जो जर्नी रही है, अभी चूंकि एफकेट के एसएसबीज भी चल रहे हैं, सीडीएस के थ्रू भी आने वाले हैं और एनडीए के भी आने वाले हैं, तो सारी बात करेंगे आपके एसएसबी की जर्नी को लेकर के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विकास कि आपने एनडीए से ही शुरू कर दिया था कि ग्रेजुएशन के साथ अपनी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की जर्नी को शुरू किया? सर, तो दिस जर्नी स्टार्टेड ऑन 2020। सर उस समय मैं एलिजिबल हुआ था एनडीए एंट्री के लिए। सो द फर्स्ट अटेम्प्ट विच आई गेव ऑन एनडीए 1 2020, फिर एनडीए टू 2020 दोनों दिया सर। और आई फ्रॉम द वेरी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर द एनडीए रिटन एग्जाम। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर एसएसबी इन बैंगलोर। तो वहाँ पे आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। फिर सेकेंड एएफएसबी मेरी थी एयरफोर्स की। सो फ्रॉम देयर आई गॉट स्क्रीन्ड आउट। तो उसके बाद मेरे एक और अटेम्प्ट बचे थे। तो बट इन दैट आई was not able to clear the written set. So now this was my FCAT after graduation. This was my very first attempt, sir, in which I cleared it. तो ग्रेजुएशन के वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने एफकेट भी क्लियर किया, रिकमेंडेशन भी हासिल किया और जबरदस्त तरीके से ऑल Yes, sir. इंडिया रैंक 7 लगाई। फ्लाइंग फिट भी है बंदा। तो अब फाइटर पायलट बनने जा रहा, राइट? Yes, sir. कैसा लग रहा है? गूज बम्स कैसे आ रहे हैं जब पहली बार रिजल्ट देखा और जब दोस्तों के फोन कॉल्स आते हैं, सब विश करते हैं, कैसा लगता है? सर सबसे पहले बात, इस पर मेरिट लिस्ट काफ़ी थोड़ी डिले हो गई थी बिकॉज ऑफ द वर्कलोड प्रेशर। तो हमारे ग्रुप में सब बहुत बेतरबी से इंतजार कर रहे थे मेरिट लिस्ट की। एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। तो फाइनली कल इट वाज अराउंड 3:30 जब मेरिट लिस्ट आई। और फिर मैंने अपना नाम देखा, तो सर इट वाज जस्ट द वेरी फर्स्ट पेज, या 7। सो आई वाज वेरी हैप्पी। देन फिर इंस्टेंटली बहुत सारे कॉल आने लगे, मैसेज आ गए। सबसे पहले तो मेरे ग्रुप में ही जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ रिकमेंड हुए थे, उन्होंने सबसे पहले कॉल किया। फिर उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ दी। फिर देन माय ब्रदर गॉट टू नो। तो फिर उसने सोशल मीडिया पे लगा दिया। तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट्स ऑफ टन्स एंड टन्स ऑफ कॉल्स। सो बट आई पिक ऑल ऑफ देम। फिर मुझे लगा जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी इस जर्नी में, तो फिर मैंने उनको धीरे धीरे करके कॉल लगाना चालू किया। देन आई मेड टू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली इन द प्रोसीजर was एसएसबी एफडीए, पोस्ट डिफेंस एकेडमी। तो उनको भी मैंने बताया। फिर मैंने एक दो जगह से और गाइडेंस ली थी, उनको भी बताया। फैमिली फ्रेंड्स सबको बताया सर। सो दिस इज हाउ आई इट एंडेड यस्टरडे। तो अब विकास, हम बिना डिले किए आते हैं आपके एसएसबी की तैयारी के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट जो जाना चाह रहे हैं, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा भी पहली बार में रिकमेंडेशन हो जाए और रैंक भी अच्छे आए, एसएसबी मार्क्स अच्छे आए। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि एसएसबी की तैयारी किस तरह से स्टार्ट की? जब आपने एफकेट क्लियर किया उसके बाद से आप बताइए कि आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया एसएसबी इंटरव्यू के लिए।
ओके, सो जैसे ही मेरा एफकेट क्लियर हुआ तो मैंने अपना मार्क्स देखा, विच वाज 180 अप्रॉक्स। तो फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था उसी समय से। एंड कॉन्फिडेंट इज द मोस्ट एसेंशियल, और वी कैन से दैट द बैकबोन ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। तो वही कॉन्फिडेंस वहां से आया। फिर जब दोस्तों को बताया, मेरे सीनियर्स को बताया, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे गाइड करना चालू किया। उसके बाद फिर इस बार मैं चाह रहा था कि आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक दिस हैपन दिस टाइम। तो फिर मैंने बुक्स पढ़े, फिर स्लोली स्लोली जब मैं प्रोसेस पे आया, तो अराउंड जब हाफ मंथ हो गए थे और एक मंथ बाकी था, तब फिर मुझे पता चला एसएसबी एफडीए के बारे में, फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में, जो इंदौर में है। तो फिर उनको भी कांटेक्ट किया। फिर जब पता चला कि इतना चीप है 2000 में 5 डेज प्रोसेस, तो दैट अट्रैक्टेड मी। तो फिर मैंने कॉल किया और फिर वहाँ पे गया, 5 दिन किया। एंड देन आई वेंट। जैसे ही वहाँ 5 दिन खत्म हुआ, 28 ऑफ अक्टूबर को खत्म हुआ था। एंड 1 अक्टूबर को, 4 नवंबर को मेरी रिपोर्टिंग थी। तो मैं जैसे ही 30 को घर पहुंचा, एंड देन आई वेंट आउट फॉर एसएसबी। तो दिस वाज द थिंग। एंड प्रिपरेशन की बात है तो फिर सबसे पहले मैंने चालू किया अपना न्यूज़पेपर रीडिंग। जो बेसिकली मैं बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था, रीडिंग करता था, तो उसको बट और अच्छे से करने लगा। देन मैं और भी एक गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने डिटेल नोट्स बना लिए थे लेक्चर टॉपिक्स के। तो फिर उस नोट्स को बार बार पढ़ा। जैसे टॉप 100 ग्लोबल इश्यूज जो है एंड नेशनल इश्यूज है, सोशल इश्यूज जो है, उस पर मेरे नोट्स बने हुए हैं अराउंड 150 पेजेस के। तो उसको मैंने बार बार पढ़ा। एंड तो ये नोट्स होते बेसिकली नॉर्मल होते हैं, नक्सलिज्म हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, डाउरी प्रोविजन, तो यही सब पे नॉर्मल नॉर्मल नोट्स थे। उसको मैंने बार बार पढ़ा। उसके बाद फिर मेरी जो पुरानी बुक्स थी उसमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, और बहुत सारे उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर जीडी के बारे में पढ़ा। एंड देन आई वाज लिटिल बिट, नॉट आई विल से कि आई वाज प्रिपेयर्ड, बट लिटिल बिट आई वाज अवेयर ऑफ द प्रोसेस। ग्रेजुएशन के बाद जो छूटा था, उसके बाद फिर मैंने एफडीए में आया, पोस्ट डिफेंस एकेडमी में। और उससे पहले भी मैं एक सर से गाइडेंस ले रहा था। तो फिर एफडीए में आया, तो फिर उसने मेरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया और एक्सेलरेट कर दिया प्रोसेस को। वेरी ट्रू। एंड तो एवरीथिंग हैपेंड अकॉर्डिंगली सर। विकास, अब जैसे आपने कहा कि आप न्यूज़पेपर खूब पढ़ते थे, बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि न्यूज़पेपर जब पढ़ें तो उसमें क्या पढ़ें। तो यहीं से बात हम करते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या वो एरियाज थे जिनको आप कवर करते थे। किस टाइप की न्यूज़ पर आपका मेन फोकस रहता था। यस सर। तो सर, नाउ डेज इट इज़ वेरी इजी टू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो एसएसबी में पूछे जाते हैं, जीडी में, लेक्चरेट में। वो आराम से आपको मिल जाता है। एंड 100 200 टॉपिक्स ऐसे उसमें आराम से मिल जाते हैं। तो मुझे भी वो मिल गया था। और फिर मैंने उसको एक 4 5 बार से पढ़ लिया कि इसमें बार बार पूछा जा रहा है इंटरनेशनल इश्यूज पे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स पे, फिर आपका विमेन को लेके है, फिर आपका एजुकेशन को लेके है, हेल्थ सेक्टर को लेके है, टूरिज्म को लेके है। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में सिलेबस को इम्प्रिंट हो गई। तो फिर जैसे ही न्यूज़पेपर खोलता था एंड इसके रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चंस रहते थे, तो मैं उसको ऑब्वियसली पढ़ता था। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे या फिर कोट्स होते थे, उसको मैं वहाँ पे कॉपी में ऐसे लिख लेता था। और मैं इसलिए भाई बहुत पहले से कर रहा था, मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि एसएसबी में ही हेल्प करे, बट जब आप कभी किसी से डिस्कशन करते हो तो फिर आपके पास ये पॉइंट्स होते हैं, तो दैट विल ऑलवेज गिव यू एन एज। तो इसके लिए भी मैं अपने पास ऐसा पॉइंट्स रखता था कि बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, ऐसे नहीं एसएसबी में ही, कभी फ्रेंड्स के बीच में बैठ गए, कभी फैमिलीज के बीच में बैठ गए, कभी टीचर्स के बीच में बैठ गए। एंड तो ये जो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, डेटाज होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते ग्रो करने में। तो सर वहाँ से भी, इसलिए मैं ये सब चीज़ को न्यूज़पेपर से लिखता था सर। वेरी गुड विकास, अब इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने खुद ने कहा कि आप कुछ और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, राइट। बट यस जब सर। बच्चे एसएसबी के लिए जाते हैं तो उनके मन में सवाल होता है, शंका होती है कि भाई
जब मैं वहां जाऊंगा और वो मुझसे पूछेगा कि और कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दी है, कौन सी एग्जाम क्लियर हुई है, कौन सी एग्जाम क्लियर नहीं हुई है, तो आपका क्या आंसर था? आपने अपने आप को इस पर्सपेक्टिव में किस तरह से रिप्रेजेंट किया? सर डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। और फिर तो इट इज़ गुड कि अगर आपसे आपके पास, मैं उसकी प्रिपरेशन करता था सर जो कि मेरे CDS या फिर FCAT की प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करे। मैं वैसा कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करता जो कि नॉर्थ साउथ हो। फॉर एग्जांपल CAPF का जो सिलेबस है वो CDS के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता है, UPSC CAPF। बराबर। तो फिर उसमें भी जो रिटन पार्ट होते हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के होते हैं, फिर चाइल्ड को लेके होता है, फिर आपके टूरिज्म को लेके होता है, इन्वायरमेंट को लेके, ज्योग्राफी को लेके, पेपर 2। तो उसके मैं नोट्स बना रहा था। तो इट वाज हेल्पिंग मी, इट वाज नॉट टेकिंग मी फार अवे फ्रॉम द प्रोसेस, बेसिकली इट वाज कैटलाइजिंग माय प्रोसेस। यस, तो तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे जो आपको डिफेंस के एग्जामिनेशंस में, और ऑफ कोर्स सीएपीएफ भी एक डिफेंस के अंदर जाने के लिए एग्जाम होता है, तो ये तीनों चारों एग्जाम्स जो डिफेंस के लिए होते हैं वही सब आप दे रहे थे और इन्हीं के बारे में आपने वहां पर एक्सप्लेन किया, राइट? राइट सर, तो मैंने इसको बहुत ही रैशनैलिटी के साथ सर के सामने रखा कि सर आई हैव बीन दिस प्रोसेस ट्वाइस, एंड in fact I despite of working hard, so I was not able to make it. So definitely sir, I know that I will be able to make it today or tomorrow, but अभी के समय में मेरे को लगता है कि इसका एग्जाम का प्रिपरेशन साथ साथ मेरे प्रिपरेशन को सप्लीमेंट कर रहा है। तो मैं इसका भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय आंसर। तो फिर ने वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास, जब तैयारी करते हैं हम लोग साइकोलॉजी टेस्ट की, अब हम वन बाय वन साइकोलॉजी जीटी और आईओ की बात करेंगे, तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं साइकोलॉजी टेस्ट की, तो देखने में आता है कि बच्चे जो स्टोरी ठीक से लिख नहीं पाते, और क्या स्टोरी का फ्रेम होता है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया और किस तरह से आपने स्टोरी राइटिंग पर एक अपनी पकड़ बनाई? क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 7 है, तो डेफिनेटली एसएसबी मार्क्स तो बहुत अच्छे मिले होंगे। तो व्हाट वाज राइट दैट? सर। कैसे आपने अपने आप सो को सर, स्टोरी लिखने के लिए? ओके सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हियर इंट्रोड्यूस गो टू फ्लैशबैक। तो सर मैंने जब 12th में मैं जब स्टोरीज लिखता था तो वो उतनी बेटर नहीं होती थी, या फिर शायद मुझे तरीका नहीं पता था। तो फिर इन ग्रेजुएशन ईयर मैंने बहुत ट्रैवलिंग की सर, लाइक आई ट्रैवल अलॉट। मैंने पहाड़ चढ़े, बहुत सारे गेम्स खेले। आई ट्रैवल ऑल ओवर द इंडिया, और सारे स्टेट्स, 28 स्टेट्स गए, 9 यूनिट सारे घूम लिए सर। तो तो ये एसएसबी के लिए उसके घूमे बाद कि फिर घूमना शौक था? सर शौक था, बट ये सब चीज माइंड में रहती थी। ऑब्वियसली यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, तो आप चीजों को उस पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। तो कहीं सोल्यूशन प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फाइंड आउट करते हो कि इसका सोल्यूशन एज एन ऑफिसर यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर जब मैं पहाड़ चढ़ता था, फिर अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे जाता था, तो वो चीज़ मैं देखता था कि आ, यहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, और कैसे टाइम रहते हुए वापस आ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द मार्च डिसाइड करते थे। फिर कभी कभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को देख के जाते थे कि अच्छा वेदर फोरकास्ट आज के बता रहा, धूप बहुत ज़्यादा होगा तो आज नहीं चढ़ते, कल जाते हैं, कल क्योंकि थोड़ा सा अच्छा मौसम है। तो फिर या फिर कैसे कभी साइकिल एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कर लिया दोस्तों के बीच में, तो फिर वहाँ डिसाइड किया एक दिन पहले दोस्तों के साथ ऐसे करके बात उत किया 4-5 दिन पहले, फिर उनको बताया साइकिल कितना दूर जाना है, माइंड में प्लान किया। फिर रेस्ट का डिसाइड किया, कहाँ का रेस्ट लेना है, कैसे सेफली सिक्योरिटी के साथ रिटर्न होना है। तो ये सब चीज़ें करता था, और बहुत इनफैक्ट सारी चीज़ों में मैं इसको फॉलो करता था। कोई भी चीज़, स्कूल में भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना होता था तो टीचर्स के हेल्प, फिर फ्रेंड्स के हेल्प, या फिर पहले जिसने ऑर्गेनाइज किया उससे बात करके बजट को ऑर्गेनाइज करना, इस सामान को इशू करवाना, सारी चीज़ों को मैं, ऑब्वियसली हम तो करते ही हैं, बट जब एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाती है तो हम वो चीज़ों को, डिटेल चीज़ों को माइंड में रखना चालू कर देते, सबकॉन्शियस माइंड में डालना चालू कर देते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें करता था। और फिर जब मैंने एसएसबी की स्टोरीज लिखना चालू की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम,
तो फिर मैं एक्शंस को बहुत प्रॉपरली डिस्प्ले कर पाता था सर, कि अब जैसे कोई एडवेंचर रिलेटेड है, कोई ड्राइविंग रिलेटेड है, कोई सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड स्टोरी है, तो मैं उसको ना बहुत एक्शंस में, ऑर्गेनाइजिंग है तो बहुत एक्शंस, मतलब मेरे स्टोरीज में अराउंड 7 to 8 एक्शंस होते थे। मैं बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी लिखता था, 7 to 8 एक्शंस होते थे। और स्टार्टिंग में बहुत क्लियरली मैं डिफाइन कर देता था कैरेक्टर को, कि कैरेक्टर कहाँ से है एंड कैरेक्टर का पोजीशन क्या है। दूसरी लाइन में मैं क्लैरिटी के साथ गोल को डिफाइन कर देता था, कि या फिर प्रॉब्लम क्या है, या फिर चैलेंजेस क्या है। फिर 6-7 एक्शन, मिनिमम 6-7 एक्शंस रहते थे। उसके बाद फिर कंक्लूजन में दैट वुड बी द सोल्यूशन ऑफ द चैलेंज, या फिर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विच आई हैव रिटन। तो कंक्लूड करता था। तो बहुत प्यारी प्यारी मैं स्टोरी लिखता था, और बड़ी लंबी लंबी लिखता था। वी वर टोल्ड कि 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, और आई एग्री विद दैट कि 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है और बहुत चीजें लिखनी होती है। बट मेरा स्पीड बहुत था, तो मैं 120 से 150 वर्ड्स के बीच में मैं लिख देता था सर। पूरी स्टोरी लिख देते हैं। और वेरी अच्छा लगता था सर। यस सर। तो विकास, जैसे आपकी स्टोरीज जो रहती थी, तो उसमें मैक्सिमम स्टोरीज में हीरो स्टूडेंट, या फिर 20-22 साल, 25 साल, 30 साल के आसपास का लड़का रहता था, या फिर आप जो है अकॉर्डिंग टू पिक्चर आपको कहीं दिख रहा है कि कोई प्रोफेशन दिख रहा है तो उसको प्रोफेशन में डाल के फिर एक्शंस कराते थे? क्या वो माइंडसेट रहता था? सो बेसिकली सर, जो जो भी पिक्चर्स आती थी, अगर वो लड़का, अगर जब अगर नहीं दिखाया गया कि वो एजेड है, लाठी लेके चल रहा है, मतलब बहुत ही ओल्ड पीपल है, तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगा कि वो ओल्ड पीपल है। अगर दिखा रहे कि लड़का है, सीधा खड़ा है, इज लुकिंग, इज वेल ड्रेस्ड अप, तो मैं उसको अपनी ही एज का मतलब कंसिडर करता था। और अगर लड़की है, सिर्फ एक ही लड़की है, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ स्टोरी अराउंड गर्ल, एंड 22 to 25 ईयर्स का, या 20 to 25 ईयर्स के बीच में बनाऊंगा। अगर लेकिन लड़की के साथ एक लड़का भी है, तो डेफिनेटली मैं वो लड़के को लेके एक स्टोरी बनाता था, बिकॉज फ्रॉम अ बॉयज पर्सपेक्टिव स्टोरीज बनाने में काफी आसान होती थी, क्योंकि सारी स्टोरीज में मैं अपने आप को उस पिक्चर में डाल देता था। और बहुत बार क्या होता था कि सर, जब अपने आप को उस पिक्चर में डालते हैं, तो स्टोरीज आसानी से बन जाती है, और बहुत सारे एक्शंस आपके माइंड में आ जाते हैं। तो यही होता था जब भी मैं, जैसे कि स्कूल में फेयरवेल हो रहा है, अगर दिखा रहे कि वहाँ पे कुछ पार्टी का प्लान है और वो लड़का खड़ा है, तो मैं अपने आप को तुरंत उसे डाल देता था कि मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हूँ, और मैं उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो फिर वो एक लाइन में दिखा दिया कि ही इज अ 22 ईयर ओल्ड IIT धनबाद स्टूडेंट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द फेयरवेल। उसके बाद सारे एक्शंस लिखना चालू किए। बस इससे ज्यादा मैं 2 लाइन में बस मैक्स टू मैक्स इंट्रोडक्शन हो जाता था, और एम हो जाता था सेट। फिर पूरा के पूरे भरे रहते थे एक्शंस, और बहुत डिटेल से डिटेल एक्शंस को मैं लिखता था, जो कैरेक्टर को लेके। तो ये थी सर। वेरी गुड विकास, तुमने टेट को एकदम बढ़िया एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली जो बच्चे देख रहे हैं वो सीखेंगे कि टेट की स्टोरीज आखिरकार लिखना कैसे है। अब हम बात करते हैं वेट की, यस सर। कि समटाइम जब बच्चा यस पहली सर। पहली बार वेट अटेंड करता है तो उसको उतने अच्छे से रेस्पॉन्स आते नहीं है। तो तुमने क्या किया था? क्या पहले से लिस्ट बना करके वेट को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, या फिर डेली बेसिस पे जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो वहां से सेंटेंसेस निकाल लेते थे? क्या करते थे वेट के लिए? सर, वैट के लिए बेसिकली सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था सर, क्योंकि वैट वाज माय वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग सर। जब मुझे कोई एक वर्ड देता था, कुछ भी वर्ड, तो मेरे सामने ना 5-6 सेंटेंस आ जाते थे तुरंत। तो वैट के लिए मुझे, जैसे कि एग्जांपल देकर के वैट बता। के लिए जैसे फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट, फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल, फ्रेंड्स विल ऑलवेज मोटिवेट। तो ऐसे करके फ्रेंड्स से इट फील गुड टू शेयर थिंग्स विद फ्रेंड, मतलब जैसे एक फ्रेंड से कुछ भी है सर, तो बेसिकली उसे मैं बहुत सारे बना देता था। तो ये सब, जैसे मदर आ गया, तो मदर कंसिडर एज अ sacrifice, mother sacrifice a lot for their child, mother are blessing in disguise, mother are very have a caring nature by, वो तो ऐसे करके बहुत सारे जैसे वर्ड्स होते थे। अभी तो मैं इंस्टेंटली ऐसे बता नहीं पा रहा, लेकिन जो मैं लिखता था, जब जब नोटबुक में जब मुझे कोई वर्ड मिलता था, मैं लिखता था। तो स्विफ्टली ऐसा कुछ मुझे सोचना नहीं पड़ता था सर।
वो ऑल अराउंड कि अपनी हार्ड वर्क है पर्सनैलिटी के तो। हम जैसा सोचते हैं उन वर्ड्स के आसपास, उन लोगों के आसपास वही सारे थॉट्स अपने माइंड में आते हैं, और उन्हीं को बस आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म में मार्क करना होता है, राइट? राइट सर। तो ये मैं तीन तीन वर्ड्स को, जब मैंने 10 वर्ड्स लिए और दसों के तीन तीन लिखना चालू किया, तो फिर जब मुझे लगा कि आई एम एबल टू डू इट, फिर मैंने उसे एक सर है जो मेरे सीनियर है, तो उनको मैंने दिखाया। तो वो बोले कि ठीक है यार, वैट का तेरा सीन नहीं है। तो फिर मैंने वैट का फिर छोड़ दिया। और फिर वैट में सिर्फ मुझे आज तक कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई भी वर्ड्स में से स्टक नहीं हुआ। नेगेटिव से नेगेटिव वर्ड्स को भी मैं अच्छे तो से कुछ मैं लिख याद देता आ था रहा है सर। जब जब एफडीए पर आए थे और साइकोलॉजिस्ट बर्मन सर ने फीडबैक दिया था, तब का कुछ किस्सा याद आ रहा है? क्या बोला था उन्होंने, क्या रिमार्क्स दिए थे? जैसे डेफिनेटली सर मुझे याद है। आ, मेरे जो पेज था उसके पीछे सर रिमार्क्स दिए थे। और फिर मुझे जब उन पे डाउट था, तब फिर से मैंने उसका टाइम और लिया, और सर ने मुझे और टाइम भी दिया और फिर मुझे बताया भी। तो रिमार्क थे बेसिकली कि मैं थोड़ा सा स्टोरी में स्टार्टिंग में जो होते थे कैरेक्टर्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करता था, या फिर मैं इसमें बनाता था, पास्ट टेंस से बनाता था स्टोरीज को। सर ने कहा कि प्रेजेंट टेंस में बनाना है। फिर उसके बाद कैरेक्टर को लेके भी कुछ कुछ बताया था मुझे। तो वो सब मेरे माइंड में मैंने अपने आप को इंस्टॉल कर लिया था, और फिर मैं उसी रास्ते पर चला। तो अब दैट इम्प्रूव माई स्टोरीज की वजह से। विकास, अब बात करते हैं हम लोग जीटीओ की। जीटीओ में जनरली यस सर। देखिए, साइक में तो आप वन वे कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आपको जो मन में आ रहा है आप लिख रहे हो, आप सब कुछ वहां अपने आप से एक्सप्लेन राइट करके। सर। बट ग्रुप डिस्क का जब जीटीओ की बारी आती है, तो वहां आप अकेले परफॉर्म करने वाले नहीं होते हो। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो दूसरों के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करती है। तो जीडी की बात राइट करते सर। हैं, बच्चों के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तैयारी शुरू किए बच्चों को 2 दिन होते नहीं है, और बच्चे के दिमाग में फिश मार्केट पहले आ जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन के दौरान या ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या माइंडसेट था, और वो फिश मार्केट को लेकर के क्या पहले से सोचा हुआ था या फिर उस पर विचार नहीं किया था? स्टार्ट विद द ग्रुप डिस्कशन, कि क्या सोचा था, किस तरह से प्रिपेयर किया था, और फिर परफॉर्म कैसे किया? तो यस सर, ग्रुप डिस्कशन में एवरीबडी इज देयर फॉर रिकमेंडेशन। सबको रिकमेंडेशन चाहिए वहाँ पे। तो एंड दे आर ऑल आर वेरी इंथुजियास्टिक। और उनमें बहुत नॉलेज होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत नॉलेज होता है, एंड वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, जो कि सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं। बट वहाँ एक फैक्टर आता है कि अगर सब सारे अपने अपने पॉइंट एक साथ बोलें, तो डेफिनेटली नोबडी विल बी एबल टू हियर इट। तो बेसिकली वहाँ पे भी फिर पांच को डेफिनेटली बनता है। बट ओवर द टाइम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप हो जाती है कि साउंड ज्यादा हल्ला कर रहा है तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऑन कॉमन कंक्लूजन हम आ जाते हैं कि हाँ, इफ समबडी इज स्पीकिंग, तो अदर पर्सन विल कीप क्वाइट, लिसन टू इट। और किसी ने अगर ज्यादा बोल लिया है, तो विल गिव देम द चांस टू स्पीक। और सर, व्हेन आई वेंट फॉर द एएफएससी फॉरेस्ट्री वाराणसी, तो हमें ग्रुप डिस्कशन में बहुत टाइम मिलता था। इट वाज नॉट लाइक कि कम टाइम मिल रहा, बहुत टाइम मिलता था। तो पहला जब उन्होंने डिस्कशन दिया, तो हमें सबको जल्दी जल्दी थी कि बोले कि कम टाइम मिलेगा, बट हमें बहुत टाइम मिला। तो हमने पॉइंट्स को अच्छे से रखा। फिर दूसरे वाले में फिर लास्ट लास्ट तक पॉइंट सबके पास कम पड़ गया था और टाइम बहुत था। तो सब ऐसे धीरे धीरे करके कुछ ही बोल रहे थे। तो दूसरे बार ने हमने डिसाइड किया कि हाँ, अब आराम से बोलेंगे क्योंकि टाइम बहुत मिलता है। तो फिर हम आराम से धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको डेटा के साथ हम उसको कॉन्क्रीट कर रहे हैं, उनके ओपिनियन को। तो इट वाज अ वेरी फ्रेंडली डिस्कशन सर। हमारा तो बहुत फ्रेंडली था। दे वेल ऑल वर वेरी हाईली क्वालिफाइड। और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था जब मैं उनके साथ बातें कर रहा था। एक प्राउड फील हो रहा था कि आई हैव सो मच इंटेलेक्चुअल इन माई ग्रुप्स, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट बिसाइड देम एंड डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। तो मैं बहुत खुश होके, मतलब बहुत हंसते 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 मस्त से, मैं हर टॉपिक में हर बार डिसाइड करता था कि इसमें मैं कम से कम अ, 10 से 12 बार मैं बोलूंगा, और 10-12 बार मैं कोशिश करूंगा फैक्ट्स बोलूं। ओपिनियन बेसिकली मैं अपने ओपिनियन कम डालता था। बेसिकली आई बिलीव दैट ऑन द थिंग दैट स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट। जो ऑब्वियसली जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, तो उनके अपने पॉइंट्स को उनके थ्रू कोट करके बोलो। जैसे नॉलेज इज पावर, या फिर
एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अपने बोलने के बजाय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कहा था कि इन्वेस्टमेंट ऑन नॉलेज बेस पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, तो उनको लेके कोट करके बोल, अपने से कोई डेटा बोलने के बजाय कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल या हिंदू का कोई है या फिर कोई एनजीओ है तो उसके डेटा को उसके नाम के साथ कोट करो। तो बेसिकली मैं ये करता था और 10 10 12 बार 15 बार ये चीज मैं घुस के ऐसे बोल देता था, और फिर मैं आराम से चुप हो जाता, लोगों की सुनता था। तो दैट हेल्प मी अलॉट। और फिर इसके बाद जब मैं ऐसे बोलना चालू किया तो फिर लोग सुनते भी थे बहुत इंटरेस्ट होके। तो और मुझे बताने में भी अच्छा लगता था। तो दिस इज हाउ वी वर फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली सर, बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे हम। वेरी नाइस विकास। तो विकास, जीडी के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपका जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो जीपी की यस सर। तैयारी बंदे को कैसे करना चाहिए, आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया था, और एक्चुअल एसएसबी में जाकर के आपने किस तरह से परफॉर्म किया? ओके, तो सर जीपी जो होती है कि वो बहुत टफ होती है अगर आपको उसका पता नहीं है कि इसको कैसे करना है, लेकिन बहुत सिंपल हो जाती है जब आपको पता चल जाता है कि इसको कैसे करना है। तो जब मैं एसएसबी पोस्ट ऑफिस अकेडमी में आया था तो मुझे उतना पता नहीं था कि इसको कैसे करना है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मैंने बस प्रॉब्लम्स ही लिखा था और रिसोर्सेज को लिख रहा था, तब मैं टाइम खत्म हो गया था। मैं एक दो लाइन भी नहीं लिख पाया था, तो मुझे 1.5 मार्क्स मिले थे, सर ने दिए थे। बट एट द सेम टाइम दैट वाज नॉट द डिमोटिवेटिंग फैक्टर। सबसे ज्यादा मजा है कि मुझे पता चल गया कि कैसे लिखना है, और मुझे इंसाइट मिल गया कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर एक सर है तो उनसे भी मैंने बात की, तो उसने भी मुझे एक वो पीडीएफ भेज दिया जिसमें हाउ दे हैव ऑर्गेनाइज्ड इट और उसने कैसे कहा है, तो मुझे मिल गया सर। तो उसके बाद फिर मैंने एक दो बार फिर लिखा तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ दिस इज व्हाट आई कैन डू, मुझे तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक दो किया मैंने। फिर जब एक्चुअल एसएसबी में गया तो ऑब्वियसली ये वो पार्ट होता है ना जिसको सबको नॉलेज होता है, तो इसमें थोड़ा सा ग्रुप और ज्यादा इंथुसियास्टिक हो जाता है इसमें, और ज्यादा पावरफुल फील करता है। तो हाँ इसमें थोड़ी सी अ, आवाज थोड़े ज्यादा लाउड हो जाते हैं ग्रुप। तो फिर हमारे केस में बहुत लाउड था थोड़ा बहुत। तो हमने बहुत रैशनैलिटी के साथ अपने पॉइंट्स को रखा, चीज़ों को समझाया कि प्रायोरिटी डिसाइड की, फिर सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस को एक एक करके सॉल्व किया, ग्रुप डिस्कशन, और फिर जितने रिक्वायर्ड मेंबर्स होते हैं उनको ही डाला। और बहुत रैशनैलिटी के साथ, ऐसा नहीं कि आपको कोई सेट ऑफ रूल्स बताया गया उसको फॉलो करे। नहीं सर, मैंने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं किया था उतने अच्छे से। जैसे हमारे में 8 मेंबर 10 मेंबर थे, और प्रॉब्लम अच्छे से 8 जन के साथ सॉल्व हो जा रहा था। टेकिंग 8 मैन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैंने दो लोगों को टी स्टॉल पे रोक दिया, बोला कि तुम आराम से यहाँ पे टी पियो, चाय पियो, और हमारे लिए और स्नैक्स तैयार करवा के रखने बोलो। वेन विल नीड यू विल कॉल यू, तो हमारे पास आ जाना। तो उसको मैंने वहीं रख दिया था। तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सबके रिसोर्स को उसको यूज किया, बहुत कम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया, जो भी रिसोर्सेज थी। तो आई थिंक इट वॉज ओके फॉर मी, इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी। तो इसको आसानी से कर लिया। फिर ग्रुप डिस्कशन में जब आई तो सारे पॉइंट्स रख रहे थे, बट डेफिनेटली नो बडी कैन डिसरिगार्ड द रैशनैलिटी। अगर आप रैशनल होते हो या फिर आप प्रैक्टिकल होते हो तो उनको आपकी बातें सुननी पड़ती है। तो जब हम प्रैक्टिकल होके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देते थे तो वो सुनते थे। ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी विंस। तो वो सुनते थे, और हमने सब मिलके बहुत अच्छा वो डिसाइड किया था, जीपी बनाया था। और फिर दिस इज हाउ इट एंडेड सर। तो कंक्लूजन ऐसा पे भी हम आ गए थे विकास सर। साहब ऐसा कहते हैं कि बी लॉजिकल देन लाउडर। तो आपने हर जगह, चाहे वो टेट हो, चाहे जीडी हो, या फिर जीपी हो, हर जगह लाउडर बहुत ज्यादा होने के बजाय लॉजिकल होना प्रेफर किया है। एंड डेफिनेटली उसने आपको हेल्प भी किया और बहुत अच्छे मार्क्स भी दिले, राइट? अब हम बात राइट करते सर। हैं विकास ग्राउंड की, जहां पर पीजीटी और आपका ग्रुप परफॉर्म कर रहा होता है, ग्रुप टास्क, पहला ग्राउंड टास्क आपका होता है। तो उसके लिए किस तरह से यस अपने सर। आप को प्रिपेयर किया था, किस तरह से मेंटल सेट अपने आप का किया हुआ था, और वहां एक्चुअल जब एसएसबी में परफॉर्म कर रहे थे तब क्या हो रहा था? तो यस सर, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आप इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ रूम पे ही रहते हो, यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है जहाँ पे आपको ग्राउंड मिलता है। तो सर हम ग्राउंड पे गए,
और हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। मौसम भी बहुत अच्छी थी। एंड हमारे जो जीटीओ सर थे बहुत हम्बल थे, बहुत काइंड थे। तो हम बहुत एक्साइटेड थे। वी ऑल वेर वेरी एक्साइटेड टू हिट द ग्राउंड। फिर जब हम ग्राउंड पे गए तो सर वहाँ पे जो लोग थे देवर लाइक थोड़े से इंथुसियास्टिक थे स्टार्टिंग में। बट हम बहुत लंबा था तो मैंने सोचा कि चलो आराम से धीरे 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 करके करेंगे, क्योंकि फिर वो किया। तो फिर पीजीटी में प्रोग्रेसिव ग्रोथ टास्क में पहला जो था, तो आई ट्राई टू, मैंने 3 स्टेप फॉलो किए और मैंने वो प्रिपरेशन एसएसबी के थ्रू आउट ही ये 3 स्टेप को रिकॉग्नाइज किया। और फिर मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया एंड दे टोल्ड मी दैट दिस हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू देम। वो 3 स्टेप ये थे कि पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि वो स्ट्रक्चर्स को देख सोल्यूशन फाइंड करने की, और सबसे प्रायोरिटी दूंगा सोल्यूशन फाइंड करने की। और सोल्यूशन अगर नहीं फाइंड आउट होता है, कोई और पहले कर लेता है सोल्यूशन फाइंड उसका, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको और सेकेंड में कोशिश करूंगा कि उसको और कैसे स्टेबल कर सकते हैं कि किसी को चोट ना लगे। उसको और कैसे स्ट्रेंथ अच्छे से टाइट करके बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये भी नहीं कर पाए, सेकेंड वाला भी नहीं कर पाए, तो थर्ड वाले कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके मैं किसी को हाथ पकड़ाऊंगा, किसी को पैर का अपना फिजिकल स्ट्रेंथ पकड़ा के कैसे भी करके मैं उसको हेल्प करूंगा। मतलब आई विल गिव माई 200% टू द ग्रुप। पूरा आत्म रूप से समर्पण कर दूंगा, हेल्प करूंगा बहुत ज्यादा। तो ये 3 चीज करता, जैसे पहला चीज देखता था मैं कि स्ट्रक्चर को पहले सोल्यूशन फाइंड करना। चलो ये नहीं हुआ, तो किसी ने सोल्यूशन फाइंड कर दिया तो कोशिश करूंगा कि इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं, कहाँ से ऐसे रोप बांध सकते हैं, कहाँ पे इसको स्टेबल कर सकते हैं, किसी को चोट ना लगे या फिर आराम से सब पहुंच जाए। और तीसरा चीज कि कैसे करके हम उसको हेल्प कर सपोर्ट सकते हैं। सपोर्ट कर तो ये सकते चीज कर रहे थे, कर सकते। तो ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प की सर। मैं थ्रू आउट द टाइम मैंने इसको अपनाया, और सर थिंग्स वेर वेंट आउट वेरी गुड सर। तो सोल्यूशन भी मुझे बहुत बार मिला, बहुत बार मैंने स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज किया अच्छे से, बहुत बार मैंने हेल्प किया। तो और हेल्प करना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ग्रुप में, क्योंकि सोल्यूशंस मैक्सिमम लोगों के पास थे। बट आई वाज, और लोग भी बहुत स्ट्रांग थे, बट फिजिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर फील कर रहा था। तो मैं अपना सपोर्ट ग्रुप में बहुत ज़्यादा देता था। कहीं पकड़ना हो गया, किसी को हेल्प देना करना हो गया, किसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा था सर। और मैं एंजॉय कर रहा था प्रोसेस को, तो बहुत मजा आ रहा था सर। तो दिस इज हाउ आवर पीजीटी इवेंट सर। ऐसे ही विकास ये सर हाफ बात ग्रुप टास्क में भी डिवाइड हो गया। यस सर। विकास ये बात बिल्कुल सही भी है कि सॉल्यूशन खुद से करने वाले बहुत लोग होते हैं पर हाथ देने वाले लोगों की बहुत कमी होती है। और जब सबके पास सॉल्यूशन और अगर आपने अपना हाथ बढ़ा दिया सपोर्ट के लिए, स्टेबल कर दिया स्ट्रक्चर को, तो डेफिनेटली को वो बड़ा टास्क हो जाता है, एक बड़ा अचीवमेंट हो जाता है आपके लिए वाइल परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर टास्क। विकास अब बात करते हैं हम लेक्चरेट की। जनरली कई सारे लोग कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक दो लोगों के वीडियो सुने, कह रहे थे कि जिसका लेक्चरेट खराब जाता है रिकमेंड जरूर होता है। हालांकि ऐसा सही नहीं है। विकास, जीटीओ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है लेक्चरेट। कई बार तो लोग ऐसा भी कहते हैं भाई यस ठीक सर। है, अगर जीडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो तो लेक्चरेट में अच्छा परफॉर्म कर लो। और जैसा तुमने पहले बताया भी कि ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स आप लिख चुके थे अपने पास, तो उनके नोट्स प्रिपेयर कर चुके थे। तो लेक्चरेट के लिए किस तरह से प्लानिंग की थी, वहां क्या टॉपिक आया था, और बोलते टाइम किस तरह का वहां माहौल था, क्या माहौल तुमने बनाया था वहां पर? तो सर सबसे पहली बात तो सर, मैं जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो द जेंटलमैन साइड में दे वर वेरी गुड। तो उनको देख के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया जब मेरे मेरे बीच में थी रैंक। लाइक आई वाज नंबर 38। तो मैं बीच में था और लास्ट मेरा था 44 था, 42 था सर। तो मैं बीच में था। तो उन जो मेरे आगे वाले बोल रहे थे वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो उनको देख के और बिना डरे बोल रहे थे, तो उनको देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर मेरी टॉपिक आई, 4 टॉपिक थी। तो मुझे पहले वाला टॉपिक जो था वो था डेमोक्रेसी एंड हिस्ट्री को, डेमोक्रेसी बेसिकली था, और वो हिस्ट्री हिस्ट्री को कुछ लेके था। तो मैंने पहला टॉपिक देखा और मुझे पहला टॉपिक ही अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा। मुझे लगा इसमें बोल सकते हैं, इसमें पॉलिटी डाल सकते हैं, इसमें करंट अफेयर डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। इसमें हिस्ट्री भी डाल सकते हैं पॉलिटी में, डेमोक्रेसी में। तो फिर मैंने डेमोक्रेसी चूज किया। और फिर मैंने चालू किया कोर्ट्स के साथ। फिर मैं गया तो मुझे 3 टॉपिक मैंने देखा भी नहीं, मुझे याद भी नहीं कौन कौन से टॉपिक थे।
पहला टॉपिक देखा, फिर मैं अंदर आया कॉन्फिडेंट के साथ। और फिर मैंने कोर्स, मेरा था कि सर मैंने कोर्स बहुत सारे प्रिपेयर किए थे, सोसाइटी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, ज्योग्राफी को लेके, हिस्ट्री को लेके, पॉलिटी को लेके, सबके कोर्स मेरे पास प्रिपेयर थे। और सारे एमिनेंट एमिनेंट जो स्कॉलर्स रहे हैं, जैसे विमेन पे रहता, तो विमेन, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी बाय सीइंग द प्रोग्रेस द विमेन हैज मेड, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो विमेन से रहता तो मैं इससे चालू करता। फिर मुझे जॉर्ज बुश को सारे, मतलब मैक्सिमम जितने बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उनके सब टॉपिक्स पे कोट्स मैंने याद कर रखे थे। तो मेरा डेमोक्रेसी पे था, तो मैंने गांधी जी का कोट से मैंने चालू किया। और फिर उसके बाद मैंने धीरे 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 करके और दो तीन जो स्कॉलर्स है, प्लाटो को जो एक कोट था, उसको मैंने चालू रखा, उसको फिर चालू किया। फिर उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैंने देखा कि इंट्रोड्यूस अच्छे से कर दिया। फिर मैंने बॉडी में अच्छे से बताया कि बॉडी में डेमोक्रेसी से के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फिर डेमोक्रेसी के कुछ कुछ लूपहोल्स होते हैं, और जितने भी मैंने लूपहोल्स बताए उसको प्लग करने के कैसे क्या क्या तरीके हैं, तो वो भी बताया। जैसे दो लूपहोल्स बताए, तो दो तीन रीजन बता दिए कि इसको कैसे प्लग कर सकते हैं, तीन चार रीजन बता दिए। और फिर कंक्लूड किया, तब तक देखा कि टाइम भी हो गया था, और उसके बाद मुझे पता भी, मतलब उतना पता भी नहीं था कैसे बोलना है। तो इट वॉज गुड फॉर मी कि जब सेकेंड बेल फर्स्ट बेल बजा तो मैं कंक्लूजन तक पहुंच चुका था। और फिर 30 सेकेंड से मैंने कंक्लूजन अच्छे से कह दिया। अब मुझे लगता है 5-6 सेकेंड बाकी होगा। तो फिर मैंने रैप अप करके थैंक यू बोल के, एंड फिर अपने फ्रेंड्स को भी थैंक यू कहा कि लिसनिंग हियरिंग मी आउट। और फिर मैं हंसते 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 चला गया। सर जीटीओ तो की एक फनी बात यह है कि सर मैं जितना ज्यादा एक्साइटेड रहता, इतना ज्यादा हंसता रहता था, इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता कि, और मैं जब भी सर को देखता था, जय हिंद सर, जय हिंद सर इतना करता था कि सर ने मुझे ऐसे ऐसे बुला के मेरे को बोले कि इतना खुश रहते हो, बताओ हमें भी क्या है। उसके बाद फिर जब उसके बाद मैं बताता हूँ, कमांड टास्क पे आऊंगा तो एक चीज बताऊंगा जरा आपको। तो ये खुशी, ये स्माइल ही तेरा राज है, क्योंकि ये बनावटी नहीं है, इसमें कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल अंदर से दिल से आई हुई खुशी है, जो जो है वाकई लोगों को इम्प्रेस करते हैं। आई एम ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड कि नहीं, ये बंदा वाकई जो है, बंदा हो तो ऐसे ही होना चाहिए। विकास, अब बात थैंक करते यू। हैं लेक्चरेट के बाद कमांड टास्क की। सब कुछ हो चुका है, कमांड टास्क आते आते आपको भी काफी कुछ महसूस हो गया है कि किस तरह से आपने परफॉर्म किया है, और कहाँ आप अपने आप को समझ पा रहे हो, अपने ग्रुप के अंदर आप अपने आप को कहाँ वैल्यूएट कर रहे हो। कमांड टास्क के दौरान क्या हुआ, एक से कुछ फनी इंसिडेंट्स, कुछ बातें जीटीओ साहब की, प्लीज शेयर। तो यस सर, द सेकेंड डे वी हैड कमांड टास्क। पहला दिन थोड़ा सा हेक्टिक होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, जैसे GD2 हो गया, GPO हो गया, फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया, हाफ ग्रुप टास्क हो गया, फिर लेक्चरेट हो गया, फिर स्नेक रेस भी हो गया। तो और कभी कभी तो पहला दिन वो भी हो जाता, इंडियन ऑब्स्टिकल्स भी हो जाता है। तो यस, फर्स्ट डे इज वेरी हेक्टिक और बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है परफॉर्म करने का। बट दूसरा दिन बहुत चिल रहता है, बहुत चिल, मतलब आराम से उठते हैं, नो प्रेशर नथिंग। तो मेरा भी दिन, दूसरा दिन मैं भी आराम से रिलैक्स होकर उठा। फिर सबसे पहले कमांड टास्क था, तो हमें बैठा दिया गया था, फिर मेरे दोस्तों को बुलाया जा रहा था। तो मुझे दो लोगों ने सबऑर्डिनेट बुलाया। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे और लोग बुलाए, क्योंकि आई डोंट नो सर। तो बट दो लोगों ने बुलाया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल था। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने भी दो लोगों को बुलाया। फिर सर ने पूछ लिया कि उन दोनों को क्यों बुलाया है। तो फिर मैंने देखा कि सर को बताया कि सर द टास्क विच यू हैव गिवन मी दैट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एज वेल एज लाइट पर्सन। तो उसके हिसाब से मैंने इसको एक तगड़ा बंदा को बुलाया और एक लाइट पर्सन को बुलाया। तो फिर उसको लेके गए। और फिर उसके बाद, उससे पहले से मेरे साथ सर की बहुत बात हुई, मतलब वी टॉक्ड अलॉट। तो सबसे पहले तो बोलते कि विकास तुम इतना जय हिंद क्यों बोलते हो। मतलब इन एवरी टास्क जब हमें असेंबल होने के लिए सर कहते थे, तो मैं बोलता था जय हिंद सर, एकदम जोर से चिल्ला के ऐसे तब बोलता था, मतलब नॉट वेरी लाउड बट यस वेरी बोल्ड, जय हिंद सर। क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बोलना। की तो फिर सर ने कहा कि क्यों जय हिंद कहते हो? तो सर पहले कहा कि सर इन आई एम एनसीसी कैडेट। तो एनसीसी में
जय हिंद जय हिंद कहा जाता। फिर जब मुझे जय हिंद का एक्चुअल में मतलब पता चला कि हेल टू द नेशन और ग्लोरी टू द नेशन, तो इससे अच्छी चीज क्या ही हो सकती है। तो जय हिंद बोलने में मुझे बहुत आनंद आता है। और फिर द सेकेंड रीजन इज कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ऐसे बोलने में टाइम देखना पड़ता है। अच्छा, गुड मॉर्निंग है तो 12 बजे से पहले बोलना है, गुड आफ्टरनून है तो 12 से 4 के बीच में बोलना है, गुड इवनिंग है तो 4 के बाद बोलना है। और जय हिंद में क्या है कि आप किसी भी टाइम में समय जय हिंद बोलो, आपको कोई समय देखना नहीं है। तो मैंने ये कहा जय हिंद। और तीसरी चीज बताई कि सर, एक सेंस ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन फील होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वहां पे सब लोगों को देखा है ऐसे बात करते हैं, तो ये लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सारे टीचर्स से, फ्रेंड्स से कभी बात करता हूँ तो जय हिंद ही बोलता हूँ। तो सर ने कहा कि ओके। फिर उसने मुझसे पूछा कि अच्छा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस। तो फिर मैंने कह दिया 3 4 रीजन। तो बोला ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं, बस ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा। देन ही डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। फिर बोला कि ठीक है, एक हमें टास्क दिया गया कि एक बीच में एक बहुत बड़ा सा, मतलब आई थिंक 15 to 20 केजीज का एक बहुत बड़ा सा ड्रम, वो था, छोटा सा ड्रम था लोहे का। और वो बीच में उसको लोहे के जाना था। एंड देन उसके बाद वहां पे कुछ टाइम बॉम्ब टाइप का था। फिर वहां पे उसको डिफ्यूज करके फिर वापस ऐसे करके लेके भी आना था। तो मुझे, मैंने जो लोगों को बुलाया था और फिर मैं भी था, तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब स्टंट हो गया था उसको देख के कि मतलब क्या है। क्योंकि बीच में बस एक बीच में एक स्ट्रक्चर था और कोई स्ट्रक्चर नहीं था। और साथ में साइड में सर हमारे पास भट्टा था, बल्ली था, रोप्स थे। तो मैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था इसको कैसे करना है। और साइड में कुछ कुछ थे, स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, बट मतलब आई वेरी वेरी रॉ इन दैट। मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब इसको कैसे अच्छे से टैकल करते हैं। तो फिर मैं हंस के ऐसे फाइंड आउट कर रहा था कैसे करना है। फिर सर ने कहा कि विकास, डू यू थिंक दैट यू नीड द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। बोला कि सर, इफ आई हैव 15 मिनट्स एंड आई विल फाइंड आउट डेफिनेटली। तो फिर मैंने रुका। फिर सर ने कहा कि तुम पूछ लो, एक बार पूछना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, दे आर सबॉर्डिनेट। तो मैं बोला कि सर, आई थिंक दैट आई विल फिगर आउट। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, 5 6 मिनट, ऐसे 6 मिनट बीत गए। तो उसके बाद मुझे आइडिया आ गया कि कैसे करना है। फिर मैंने उसको किया, रस्सी को ऐसे यूज किया, रोप को यूज किया। और भारी वाला था तो फिर मैंने स्ट्रांग वाले बंदे को ऐसे भेजा अंदर, वो गया अंदर। फिर ऐसे करके वो कर लिया। तो फिर सर ने मुझे कुछ नहीं कहा, बोला कि हाँ, यू डिड वेल। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया। और फिर उनको थैंक यू बोला कि फॉर कमिंग, एक बार कॉल करने से तुम लोग आ गए, थैंक यू वेरी मच। और फिर उनके सामने ही कॉन्ग्रेट करके फिर जय हिंद बोल के, फिर सर को एकदम चिल्ला के जय हिंद बोल के मैं दौड़ के ऐसा चला गया। और फिर मैं ईगरली वेट करता कि कोई और मुझे बुलाए और फिर मैं जाऊँ। तो सर, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। मैंने ब्रीफिंग अच्छे से कर दी थी अपने जो फ्रेंड्स, जो जिनको मैंने बुलाया था, उसको मैंने ब्रीफ अच्छे से कर दिया था। सर ने मुझे बताया था पोस्ट डिफेंस एकेडमी में कि ब्रीफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमांड टास्क। तो मैंने बहुत बोल्ड आवाज में विथ वेरी क्लैरिटी क्लैरिटी के साथ मैंने उनको ब्रीफ कर दिया था। उसके बाद उनको पता भी चल गया था। देन वी स्टार्टेड सर। तो दिस इज हाउ इट एंडेड सर। इट एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट सर। वेरी ट्रू विकास। तो आपने साइकोलॉजी, जीटीओ सब के बारे में एकदम खुले दिल से बताया। डेफिनेटली ये एस्पिरेंट्स को हेल्प भी करेगा। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। और फोर्स पर आपका पर्सनल इंटरव्यू कैप्टन सतीश यादव सर ने लिया था, एंड आई होप कि उस इंटरव्यू ने काफी कुछ आपको इंसाइट्स भी दिए होंगे, काफी हेल्प भी मिली होगी। जो फोर्स पर इंटरव्यू हुआ था और एक्चुअल एसएसबी में इंटरव्यू हुआ था, तो उसको कैसे रिलेट कर पा रहे थे? क्या चीजें ऐसी हो रही थी कि नहीं, हाँ भाई, ये रिलेट में कर पा रहा हूँ, इसके बारे में मुझे आइडिया पहले मिला है? क्या वो एक्सपीरियंस था? सर, it cannot be denied that in India we have the best SSS, but one of the best SSR is सतीश, कैप्टन सतीश यादव सर। तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। बट जब मैं अपने ग्रुप्स के साथ मिला, हमारी स्ट्रेंथ थी काफ़ी, 51 52 की स्ट्रेंथ थी। तो उन लोगों के बीच में सतीश सर का बहुत ही क्रेज था कि सतीश सर ने एक बार इंटरव्यू ले लिया तो फिर मज़ा आ जाता है, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो फिर स्लोली फिर मैंने सतीश सर के बारे में जानने की कोशिश की। फिर सतीश सर ने भी एक क्लास में अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो फिर मुझे आइडिया लग गया कि हाँ, द स्टूडेंट्स व्हाट स्टूडेंट्स वर सेइंग, दे वर करेक्ट। तो फिर मेरी भी इंटरव्यू हुई, मैं भी बहुत एक्साइटेड था।
और बहुत सारी चीजें होती है जो आप सही डायरेक्ट, मतलब आप में एनर्जी बहुत होती है, बट आपको एक डायरेक्शन चाहिए होता है जो कि आपके एनर्जी को यूटिलाइज कर दे। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मैं अपने दोस्तों को भी समझाता हूँ, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम में कितनी भी एनर्जी है तो हम दीवार के रास्ते हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम गेट के थ्रू ही, गेट खोल के ही निकल सकते हैं। तो वो डायरेक्शन जो होती है वो सतीश सर ने मुझे प्रोवाइड किया। मुझे, मेरे में बहुत एनर्जी थी, बहुत इंथुसियास्टिक था, मुझे सब कुछ पता था, थोड़ा बहुत आइडिया सबके बारे में था, बट मुझे पता नहीं था कि हाउ टू टैकल दिस एसएसबी, एंड वो भी पहला बार एएफएसबी, जो कि थोड़ा सा रहता है कि ये भी काफी चैलेंजिंग है एसएसबी के मुकाबले। तो फिर मैं गया तो मुझे वो स्ट्रीमलाइन मिला, मेरे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इट वाज काइंड ऑफ द सेम विच कुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। बहुत सारे क्वेश्चंस ओवरलैप थे और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लिए चैलेंज भी फेस हुआ था इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू में, पूरे सीजन। बट हाँ, द कॉन्फिडेंस विच आई गॉट देयर, दैट हेल्प मी अलॉट। क्वेश्चन जो पूछे थे, जो फ्रेंड फैमिली के बारे में जो पूछे थे सर ने, वो मोर काइंड ऑफ सारे सिमिलर थे। दो तीन में ये पूछे गए थे रैपिड फायर क्वेश्चंस, तो वहां पे भी मुझे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सीक्वेंस भी बताया गया था, रैपिड फायर क्वेश्चंस के सीक्वेंस क्या क्या होते हैं, तो उसको भी मैंने थोड़ा पढ़ लिया था। सो यस, द इंटरव्यू हेल्प मी अलॉट सर। तो विकास, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हुए थे एक्चुअल एसएसबी के दौरान जहां काफी कुछ ग्रिल किया गया हो, कुछ उगलवाने की कोशिश की गई हो, कुछ जानने की कोशिश की गई हो कि विकास कुछ छुपा तो नहीं रहा है, कुछ कंसील तो नहीं कर रहा है? सर मेरे इंटरव्यू बहुत लंबी चली थी, एंड जब मैं बताता हूँ क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था, मतलब आई एंजॉयड अलॉट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन था कि लड़ाई से ही था। आई डोंट नो व्हाई, बट वो लड़ाई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अ, और फिर मुझे बहुत सारे रीजनिंग, ये सिचुएशन रिएक्शन जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे में। फिर मुझसे पूछा भी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और जिसका जवाब मैं बहुत ही हंसी के साथ, बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ सारे के आंसर दिए, एंड सर सीम टू बी क्वाइट सेटिस्फाइड। आई डोंट नो, बट उनका रिएक्शन देख के सेटिस्फाइड लग रहे थे। और मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला था, इट वेंट अराउंड आवर और 5 मिनट्स, ऐसे 10 मिनट्स ऐसे चले थे सर। तो तो बहुत सारे विकास, सब क्वेश्चन हुए कुछ हो थे सर। गया, साइक जीटीओ आईओ सब कुछ हो गया, फिर कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ गुदगुदी बची थी अंदर, कुछ क्यूरियोसिटी बची थी क्या? डेफिनेटली सर, इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस के लिए तो मैं एक्साइटेड था, बट मैं एट द सेम टाइम थोड़ा वरीड भी था कि क्या होगा रिजल्ट। बट जब दोस्तों को देखा कि वो चिल है, मतलब मस्ती कर रहे हैं, तो हमने रात भर पूरा एंजॉय किया। रिजल्ट्स को लेके उतना टेंशन नहीं था। फिर जब उस दिन गए तो फिर जैसे 30 से मेरा 38 रेस्ट नंबर था, तो 37 जैसे ही गया तुरंत मुझे बुला लिया गया, तुरंत सर, विद इन 40 50 1 मिनट के अंदर मुझे बुला लिया गया। तो मैं डर गया कि, मतलब मैंने सुना था कि अगर 5 10 मिनट आपको लेते हैं, तभी आपको क्या बोलते हैं वो, आपके वो रिकमेंड करने का सोचते हैं, कोई डिस्कशन करता है आपके बारे में। और मेरे जितने भी दोस्त रिकमेंड हुए तो कहते कि भी देख, 5 10 मिनट अगर तेरा ले रहा है तो हो रहा है, और अगर तुरंत बुला ले रहा है तो फिर बहुत चांस है कि तेरा नहीं हो रहा। क्योंकि एनडीए वाले जब एसएसबी में गया था बैंगलोर में, तो मुझे तुरंत बुला लिया गया था, और यहाँ पे भी तुरंत बुला लिया गया। तो सर फिर मैं बहुत नर्वस हो गया था, उसमें थोड़ा डर गया था कि, क्योंकि मैंने अपने से भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन बांध लिया था कि आई परफॉर्म्ड वेल, भगवान मेरे साथ थे थ्रू आउट द टाइम। उस समय छठ पूजा का समय था और मैं एसएसबी दे रहा था। इट वॉज फ्रॉम 4 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर, और 5 6 को छठ पूजा था। तो भगवान भी मेरे साथ थे, सब कुछ मेरे साथ। तो फिर मैं देखा कितना जल्दी बुला लिए हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। और फिर जब मैं अंदर घुसा तो सर ने मुझसे पूछा कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विकास। तो मैं इतना घबरा गया था कि मैंने आंसर नहीं किया। मैं बस बोला कि यू हैव कैन हैव योर सीट, तो मैं जाके ऐसे सीट पे बैठ गया। अब बैठने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सो विकास टेल मी व्हाट आर थिंग्स यू थिंक दैट यहाँ एसएसबी में आने के बाद तुम्हें लगता है कि उसको इम्प्रूव करनी चाहिए अपने अंदर। तो फिर मैंने कहा कि सर, माय कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज व्हेन आई वाज हैविंग माय इंटरव्यू विद माय आईओ, तो आई मेड हिम रिपीट क्वेश्चंस वंस और ट्वाइस, बस इतना।
बोला यस सर, ओके यू कैन गो नाउ। तो मुश्किल से 10 सेकंड के आसपास मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी, और फिर मैं वहां से चला गया। तो फिर मैं बहुत उदास हो गया था कि मेरा तो नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स और अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, मतलब मेरे दिमाग में जो था। तो फिर मैं गया एक रूम पे, ऐसे बंद हो जाता है आपको, नहीं रूम पे अलाउड नहीं होता। तो फिर मैंने एक रूम देखा खुला हुआ, तो मैं जाकर सो गया 2 घंटे तक। फिर 4 बजे के 4:30 5 बजे के आसपास रिजल्ट आई, 2 से 5 बजे तक 3 घंटे के बाद रिजल्ट, तब तक मैं सोया हुआ था। ये रिजल्ट आई तो आई वॉज हैप्पी कि मेरे दोस्त लोग भी रिकमेंड हुए हैं। और शायद थोड़ा सा सैड भी था कि जो बहुत खास लोग हैं जो इसमें बहुत मेहनत की थी मेरे ग्रुप में, वो नहीं हुए। बट मैं बहुत श्योर हूँ कि आगे हो जाएंगे। और फिर मैं अपने रिकमेंडेशन से बहुत खुश था। फिर अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ किया, वहाँ पे अलाउड नहीं रहता है, बट मैं गया गाड़ी तक, दिया, फ्रेंड को सी ऑफ किया। और फिर देन फिर उसका सारी चीज़ें हुई सर। तो थैंक यू विकास, आपने बहुत अच्छा गाइड किया बच्चों को, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। डेफिनेटली इसमें तुम्हारा जो हेल्पिंग और सपोर्टिव नेचर है, अगर बच्चे ने इसको 10% भी ले लिया तो ये काफी हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि आज के जमाने में ये जो सपोर्ट करना, हर जगह जाकर के अपन कहाँ दोस्त के लिए खड़े हो सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हर किसी में नहीं होती। विकास, जिस तरह से कैंप आपने किया था 5 डेज का, उसी तरह से एक और कैंप अपना 7 जून से आ रहा है। तो इस कैंप के बारे में यस सर। आप जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको फ्यूचर में एसएसबी देना है, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? तो सबसे पहला बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कैंप है वो आपको एक ट्रू एसएसबी का एक्सपीरियंस करवाता है। और जब मैं एक जगह से हल्का ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था, बट जब मुझे पता चला कि यहाँ पे पैनल में इतने सीनियर मेंबर्स बैठे हुए हैं और वो यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जब दोस्त सब बैठे थे तो डिस्कस करते कि सर का फायदा कैसे होता होगा इसमें, क्योंकि एवरी बिजनेस रन ऑन प्रॉफिट। तो हम लोग कैलकुलेट करते कि हमें 5 दिन रोका जा रहा है, हमें सुबह शाम और रात का खाना दिया जा रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसेसर्स से हमें एसेस करवाया जा रहा है, हमें ऑटो में बैठा के इतना दूर, जो जीटीओ ग्राउंड है इतना बड़ा जीटीओ ग्राउंड, वहां लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो हम सब कैलकुलेट कर रहे थे तो कि कहीं से टर्न आउट नहीं हुआ कि एकेडमी को फोर्स डिफेंस एकेडमी का फायदा हो रहा है। तो हम रात में बैठ के ये डिस्कस करते थे कैसे। बट आई डोंट नो सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं यंगस्टर को कहूँगा कि ये एक सेल्फलेस सर्विस है। और मुझे मुझे नहीं लगता, मुझे अगर उनको विश्वास नहीं हुआ तो मैं उनको चाहूंगा कि आप एक बार सर्च कर लो, अगर कहीं मिल जाएगा इस प्रकार का जो 5 डेज एसएसबी इतने कम पैसे में, तो प्लीज लेट मी नो ऑल्सो, मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगा। बट इन माई नॉलेज ऐसा कहीं नहीं है। सो जेंटलमैन एंड लेडीज, दिस इज अ सेल्फलेस सर्विस। और इसीलिए शायद मैं सर की भी और वो फैकल्टी मेंबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उस समय जब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, और ऐसा लग रहा था कि वो एक कृष्ण भगवान ऐसे हाथ ऐसे नीचे रखते हैं एंड अपने जो एक बालक को ऐसे उठाते हैं, तो उस प्रकार से जो फीलिंग आ रहा था कि ऐसे कोई है जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया, मैंने कॉल किया सर को, इनके मेंबर्स को, एंड दे वेर वेरी हैप्पी टू वेलकम मी। और मैं पहला दिन गया, मेरी सबसे इंटरेक्शन होती थी सर से भी। सर सर तो मुझे लगता था कि मैं ही हंसता हूँ, बट पता चला कि सर भी मेरे से ज़्यादा चेयरफुल है। तो फिर हमने बहुत बार टाइम स्पेंड भी किया, जब भी खाली टाइम मिलता था तो सर रहते थे। और अपार्ट फ्रॉम एसएसबी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर एसएसबी को भी लेकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते थे, सर ने बहुत कोशिश की कि हमारे अंदर से वो फियर फैक्टर हटे, कॉन्फिडेंस आए। इसलिए कभी कभी जब हम अकेले पढ़ते तो सर फन के माध्यम से बता देते कि इसमें क्या क्या वो छुपा है, स्किल्स छुपा, वो बताओ, तो इन फॉर्म ऑफ शायरी, इन फॉर्म ऑफ डांस हम करते थे। तो इट हैज बीन लाइक अ कैंप जिसमें लॉट्स ऑफ लर्निंग है, लॉट्स ऑफ एडवेंचर है, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट है, एंड बहुत ही जेन्युइन कैंप है। सो आई विल सजेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं तो जमशेदपुर में रह के, मतलब मेरे यहाँ से तो इंदौर बहुत दूर है, तो मैंने जनरल क्लास में सफ़र करके या दोस्तों के हेल्प से सफ़र करके मैं वहाँ पहुँचा। तो अगर उस एरिया में रहते हैं या फिर कहीं से भी रहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू गो, एंड आई एम श्योरिंग इट इट विल बी वर्थ इट। आपको 5 दिन का जो एसएसबी का जो
जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो आपको फील होगा, और वो जो रियल एसएसबी होती है उसमें आप लोग काफी रिलैक्स्ड हो जाएंगे, आप लोग बहुत ही फील करेंगे जैसे जैसे मैंने फील किया। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से सर। थैंक यू विकास, आप फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर द एकेडमी एंड फॉर ऑल द असेसर्स, एंड डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट तो साबित हुए ही हो, एक बहुत अच्छे ऑफिसर और देश के लिए एक बहुत अच्छा असेट साबित होंगे। आई विश यू वेरी गुड फ्यूचर, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। लास्ट में जाते जाते वो शायरी सुनना चाहता हूँ, जो 80 घाट वाली शायरी क्लासरूम में जब हम फ्री थे तब तुमने सुनाई थी, अगर याद आ रही हो। सर मैं सुना सकता हूँ सर। या प्लीज। हाँ, तो ये जब मैं बनारस घाट में, हमारे यहाँ से बनारस घाट बहुत ही सामने है, 80 घाट कॉलेज से अराउंड 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। तो जो शायरी मैंने लिखी थी और जो सर को भी सुनाई थी, और जो काफी लोगों को पसंद आई थी, वो ये है। शायरी का टाइटल है मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। एंड शायरी गोज लाइक, वो काली घटाएं हैं मैं बरसात बनना चाहता हूँ। वो काली घटाएं हैं मैं बरसात बनना चाहता हूँ। वो चांद है मैं उसकी रात बनना चाहता हूँ। वो दिल का एक राज है मैं उसकी बात बनना चाहता हूँ। वो बनारस का शहर है मैं 80 घाट बनना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, तो क्या बात है। 80 घाट सर वो बनारस का सबसे पॉपुलर और सबसे फेवरेट घाट है। तो बहुत प्यारा घाट है, तो इसलिए मैंने कहा, तो वो बनारस का शहर है और मैं 80 घाट बनना चाहता हूँ। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। बहुत अच्छे पोइट भी आप हो, और कॉन्ग्रेचुलेशंस विकास अगेन। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लाइफ में करेंगे, बहुत लंबी ऊंचाइयां आपको भी छूना बाकी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।